गबोल साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ अर्से पहले आपने 25 दिसंबर कहा था कि हुकूमत चली जाएगी, इलेक्शन का ऐलान, या इस तरह की आपने बातें की। उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। वहाँ अभी तक आप इस बात पे कायम है कि ये हुकूमत बस जाने वाली है? और दूसरा ये है कि अपनी सियासी बसादत आपकी क्या कहती है कि MQM के ख़िलाफ़, अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जो मुकदमा चल रहे हैं लंदन में, पाकिस्तान में, और अभी निसार साहब मिले थे वज़ीर दाखिला साहब थ्री मासेस से, वो अपने वज़ीर दाखिला बरतानिया की, तो आपकी सियासी सोच क्या कहती है कि ये ऊँट कब करवट बैठेगा और इसका इख्तिताम क्या है, अल्ताफ़ हुसैन का अंजाम क्या है, और नई मुत्तहदा के बारे में जो पेशन गोई की जा रही है उसके ऊपर ज़रा कुछ आप बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं जो ये बातें करता हूँ टॉक शो में, मैं कोई सियासी पंडित नहीं हूँ। मैं अपने सियासी एक्सपीरियंस के तहत बातें करता हूँ, एनालाइज करता हूँ सिचुएशन को। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैंने रिज़ाइन किया ज़माने, तो उसके अगले दिन मुझे हामिद मीर ने कैपिटल टॉक में जियो में बुलाया था। वहाँ पर मैंने गूगल में अगर आप निकालें तो वहाँ पर मैंने कहा कि सेनेट का इलेक्शन हो जाने दें, और अगले दिन झाड़ू फिरे गई। वो इत्तेफाकन ये हुआ कि अगले दिन 9-0 पे छापा लग गया। उससे सबने समझा कि शायद मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी, और मुझे पहले से पता था। और यही वजह, जो कि आप लोगों ने ये किसी ने सवाल नहीं किया, शायद आप लोग भूल गए, कि आप MQM से उस वक्त निकले जब MQM पे रेड होने जा रही थी, और उससे एक हफ्ते पहले कैसे निकल गए? क्या आपको पहले से इल्म था? हर कोई यही सवाल करता है मुझसे। तो मुझे इल्म नहीं था। मैं समझता हूँ मुझे मेरी माँ की दुआ थी कि मैं सही टाइम पे निकल आया वहाँ से। और अल्ताफ़ हुसैन का जहाँ तक मैं बताऊँ कि अल्ताफ़ हुसैन शदीद बीमार है, ज़हनी तौर पर बीमार है। अल्ताफ़ हुसैन के जो राब्ता कमेटी के लोग हैं, वो सारे अल्ताफ़ हुसैन के तकरीबन 80% जो राब्ता कमेटी है वो उनके ख़िलाफ़ है। और वो दुआएं कर रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन को जल्द सज़ा हो जाए, ताकि हम कोई नया लीडर अपने दरमियान से निकाल के उसको जो है MQM के क़यादत संभालेगा। क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन दिन में 36 दफ़ा उनको कॉल करते हैं। राब्ता कमेटी ऐसी आपकी 2 टेबल है, और चारों तरफ इतनी तादाद में राब्ता कमेटी के 12-14 लोग बैठते हैं। और अल्ताफ़ हुसैन जैसे ही फ़ोन करते हैं वो सब खड़े हो जाते हैं। और 1-2 दफ़ा मैं बैठा था, और वो खड़े होते हैं और वो आगे से सबको गालियाँ पहले देता है, और उन सबको जो है उनकी ड्यूटियां इस तरह लगाता है कि वो सारे तंग, उससे मतलब बहुत ज़्यादा तंग है। और वो जो स्टेटमेंट देते हैं फौज के खिलाफ, उसकी रिएक्शन में आप देखें कि कमर मंसूर को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि सुबह उन्होंने DG रेंजर के खिलाफ, DG रेंजर्स को गालियां दी बाकायदा, और उसकी रिएक्शन में क्या हुआ कि रेड हो गया 9-0 के ऊपर। तो वो इस बात से भी तंग है कि यार आप लंदन में बैठ के स्टेटमेंट देते इधर आप मारे जा रहे हैं। तो वो खुद जो है वो परेशान है। तो अल्ताफ़ हुसैन की जो मैं अब जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ, और वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारे माशाल्लाह जो है वो सही सियासत को समझते हैं। वो समझते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन का कंट्रोल है कराची में, जो कि दुरुस्त है। ये भी मैं आपको बताऊं कि 20 सीट में से 17 सीट अगर MQM जीतती है, तो विच मीन्स के 80% कंट्रोल तो है MQM का। लेकिन MQM जिस दिन अल्ताफ़ हुसैन जेल्ड हो गए, जो कि 2 केसेस पे चल रहे हैं, जो कि अनकरीब मुझे नजर आ रहे हैं। मैंने आज से 3 महीने पहले टॉक शोज में 4-5 टॉक शोज में ये कहा था कि अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने देखा कि अगस्त के महीने में MQM के MNAs ने रिजाइन किया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि अगला जो महीना है उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो अपने घर में होंगे। और फिर एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा कि अब नई क़यादत MQM की कौन होगी। तो MQM के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको अल्ताफ़ हुसैन की जगह आप बिठाकर, अगर आप ये समझते हैं, क्योंकि मैंने खुद जब मैं 16-17 महीने में वहाँ रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि अल्ताफ़ हुसैन को वो अपना पीर मानते थे। तो अगर ये कोई कोशिश करेगा फारूक सत्तार या इशरत अल इबाद या मुस्तफ़ा कमाल वहाँ आके बैठे, तो वो शायद अल्ताफ़ हुसैन की जगह नहीं लेंगे। तो उसकी रिएक्शन में ये हो जाएगा कि MQM 4 दड़ों में तकसीम हो जाएगी। और MQM के 4 दड़े जब हो जाएंगी, तो फिर जाहिर है जब वो आपकी यूनिटी नहीं रहेगी और 4 दड़ों में तकसीम हो जाएगी, तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि फिर कराची में MQM अगली बलदियाती इलेक्शन में भी जो है अपना मेयरशिप ले सकती है, जो हालात नज़र आ रहे हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन के जो फ्यूचर है वो मुझे बड़ा डार्क नज़र आ रहा है।
एक तो उनकी अपनी सेहत के हिसाब से भी, लिहाज से भी, दूसरा जो है उनके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट केस हैं जो कि चौधरी निसार ने जाकर अभी इंग्लैंड में जाकर उनके खिलाफ एविडेंस भी पेश कर दिया है और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो जो केसेस चल रहे हैं जो पाकिस्तान में, आपको पता है कि तकरीबन 200 केस अल्ताफ हुसैन के खिलाफ हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर 1-2 मर्डर केस भी हैं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जो बनने जा रही हैं। तो ये भी मैंने सुना है कि चौधरी निसार ने रिक्वेस्ट की है यूके अथॉरिटी से कि अगर हम रेड वारंट और इंटरपोल के ज़रिए इसको मंगाना चाहें और हमें ज़रूरत है तो अगर आप लोग अपना केस चला रहे तो हमारे पास मर्डर केसेस हैं जो कि अभी खुलने जा रही हैं, जो कि पिछले अजीम तारिक है या और बहुत सारे लोग हैं जो कि मैंने सुना है जो रीओपन हो रहे हैं केसेस। तो वो जब खुलेंगे तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की गवर्नमेंट रेड वारंट इशू कर सकती है इंटरपोल के ज़रिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं मेरे ख्याल में। वो यही चाहेंगे कि जो केसेस वहाँ चल रहे हैं उसका फैसला यूके में ही हो। सर रशीद गोडियल के बारे में जरा बता दें। रशीद गोडियल के इधर भी अगेन मैं कहूँगा कि मुझे लोग सियासी पंडित कहते हैं, लेकिन वो भी मैंने कहा था 2-3 दिन पहले कि रशीद गोडियल पे भी हमला हो सकता है, फारूक सत्तार पे भी हमला हो सकता है और रशीद गोडियल पे हमला हुआ और गोली, मैं आज भी कहूँगा लोग इख्तलाफ करते हैं, गोली अंदर से चली है, गोली बाहर से नहीं चली है, गोली अंदर से चली है, गाड़ी के अंदर से गोली चली है और उस गाड़ी के अंदर से 2 लोग निकल के फरार भी हुए हैं। मेरा ताल्लुक सिंध से है और मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि नबील कपूर साहब आ रहे हैं और दोस्तों के साथ आया हूं। हालांकि मुझे इनवाइट नहीं किया गया था इस कम्युनिटी के तरफ से। पाकिस्तान की तारीख में मैंने पहली दफा एक सियासी आदमी को देखा है जो एक जनरल को वेलकम करता है कि ये लोग माहौल अच्छा करेंगे, एक होप है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम जब आप लोगों को वोट दे के असेंबली में पहुंचाते हैं उस वक्त आप लोग कहाँ होते हैं? क्यों नहीं अपने इलाके में काम ऐसे करते हैं कि लोग आपको वेलकम करें? और अब जो आज ये 100 के करीब लोग बैठे हैं, इससे 1000-2000 लोग आपके आने पे आपका इस्तकबाल करें। गुलाम नबी साहब, मैं इधर एज अ सिंधी नहीं बैठा हूँ, एज अ पाकिस्तानी बैठा हूँ, ठीक है जी। दूसरी बात ये है, यहाँ पर भी जितने लोग बैठे हैं ये भी सब पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं और जो दूसरे इलाकों के वो सब पाकिस्तानी हैं। हमारा सबसे बड़ा जो वीकनेस है वो यही है कि हम अपने आप को फिरकों में बांटते हैं। हमारा सबसे बड़ा वीकनेस यही है कि हम अपने आप को कम्युनिटियों में बांटते हैं। यहाँ पर आपको अगर किसी ने नहीं बुलाया तो हो सकता है कोई आपसे शायद जान पहचान किसी की नहीं होगी और जिस तरह आपने कहा यहाँ 100 की जगह 1000, लेकिन इस हॉल में जितना जगह है मेरे ख्याल में पूरा भरा हुआ है। और अगर मैं इनको बल्कि मैंने अपने बेटे को कहा जो कि यहाँ रहता है न्यूयॉर्क में, मैंने कहा यार मैं यहाँ सियासत से दूर भाग कर आया हूँ तो मुझे ज़रा दूर रखा, लेकिन ये हमारे ज़ाती दोस्त हैं, इन्होंने कहा नहीं आप आए मिले लोगों से। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आता हूँ और मैं कल जा रहा हूँ, फ्लोरिडा जा रहा हूँ। आपने कहा कि जनरल को जो है अपना मैं सपोर्ट करता हूँ, मैंने किसी जनरल को कभी पहले सपोर्ट नहीं किया। मैं जनरल मुशर्रफ के खिलाफ 1 साल तक मैंने और मेरे साथ मेरे दूसरे साथी जो MNAs थे उन सब ने हमने मिलकर 1 साल तक अपने कौमी असेंबली के हम बेंच पे नहीं बैठे, हमने गो मुशर्रफ गो के जो है डेस्क थंपिंग करते हमारे हाथ सूज जाते थे। हमने जो है उसके खिलाफ जब ये हुआ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का, तो बाकायदा मेरी गाड़ी पर गोली लगी थी और मेरी गाड़ी के पीछे वर्कर बैठा था, उसके पाँव पे गोली लगी, वो जख्मी हुआ। तो हमने गोलियां भी खाई हैं। बात ये है कि आप कह रहे हैं कि आप जनरल को क्यों आप ये जनरल, तो मेरे भाई ये जो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर खुसूसन जो करप्शन हुई है, आपकी सोच है एक मुख्तियार कार जिसको आप लोग पंजाब में कहते हैं पटवारी, आप मैं नाम ले सकता हूं उस तपेदार का, मुख्तियार कार का, जिसकी तनख्वाह जो है सिर्फ 15,000 है, लेकिन उसके डिफेंस के अंदर 2,000 गज का बंगला है। ये आप करप्शन की हद देखें। मैं आज आपको बताऊं, मुझसे एज अ पॉलिटिशियन आज से कोई 1 महीना पहले आपने देखा कि मैंने जब सिंध गवर्नमेंट की करप्शन के खिलाफ बहुत सारी बातें की, मैंने
मैंने जो है मीडिया टॉक शो में आप लोगों ने देखे होंगे, मैं करप्शन के बारे में बातें करता था। मुझे डराने के लिए डीआईजी के लेवल के बंदे को कहा गया कि नबील गबोल के खिलाफ केस बनाओ, लेकिन मैं तुम्हें फिर इस नौकरी में बैठने नहीं दूंगा। वो मैंने उसको जवाब दी, और अगर वो सच्चा होता तो मेरे खिलाफ वो केस करके रजिस्टर करके एफआईआर रजिस्टर करता और मुझे मेरे खिलाफ कानूनी एक्शन लेता, लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं, कोई बात नहीं। उसको सिर्फ मुझे डराना था कि मैं खामोश रहूं। और उस इलाके का लियारी के हल्के के थाने का ये मैं आपको बताऊं कि उधर के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे कि आप मुझे दें, मैं आपका नाम निकालता हूं इस केस से। मुझसे मांगा है कि आप मुझे 2 लाख रुपया दें। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि एक सब इंस्पेक्टर है, और वो मुझे कहते साईं आप 2 लाख रुपए दे तो आपका नाम निकालूंगा। मैंने कहा यार मैं तुम्हें 2 लाख और देता हूं, मेरा नाम डाल दो खुदा के लिए। तो आप देखें कि ये करप्शन, और आप कहते हैं कि जी कौन मुझे बताएं इस करप्शन का खात्मा कौन करेगा? नवाज शरीफ करेगा? आपका जरदारी साहब करेंगे? जब खुद सब डूबे हुए करप्शन में, क्या आप चोर को कहते हैं कि आके मेरे घर की चौकीदारी करो? तो आपको कोई तो वो शख्स चाहिए जो कमिटेड है। अगर एक शख्स अच्छा काम कर रहा है, कल को हो सकता है मैं पाकिस्तान जाऊं, मुझे अरेस्ट कर लें, जिस तरह आपने कहा, जिस तरह हमारे भाई ने कहा कि आप खुद जो है कराची के हालात खराब करने के जिम्मेदार आप भी हैं। हो सकता है कि कल को मुझे भी गिरफ्तार कर लें, करें, इंट्रोगेट करेंगे। उनको पता है कि मैं तो इनके क्राइम के खिलाफ, और जो वहां पर कराची में हो रहा है वो सब मैंने जो वहां पर बैठ के टॉक शो में बातें की हैं, तो मेरे कहने के बाद तो इन सब के फाइल खुले हैं। ये जो बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, इनके लोग जिनको नाम नहीं जानते थे, तो किसी और दिन आप मौका दें तो मैं आप लोगों को बताऊंगा करप्शन जो हो रही है इस वक्त सिंध के अंदर। जिन लोगों के पास, आप यकीन करें, जो मिनिस्टर बने हैं अभी, ये वो लोग हैं जिनको शहीद बेनजीर भुट्टो नहीं जानती थी, और वो लोग मिनिस्टर बन के इन्होंने जो है अरबों रुपए बनाकर इस मुल्क में आकर इन्होंने गैस स्टेशन खरीदे हैं, बिल्डिंग्स खरीदे हैं, प्रॉपर्टीज खरीदे हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो आपको कभी ना कभी सीधी उंगली से नहीं, टेढ़ी उंगली से घी तो निकालना पड़ेगा ना। और डंडा किसके पास है हमारे मुल्क में? आपको पता है कि फौज है जो डंडा चला सकती है, और वो आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं इस सिलसिले में, क्योंकि मुझे पता है कि वो कमिटेड है, वो सच्चे हैं। उनका भाई शहीद हुआ, मेजर शरीफ जो थे, उनके जो है पूरी फैमिली का जो राजा अजीज भट्टी के मामू थे, उनकी पूरी फैमिली, वो एक अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए ना। मैं कोई चौधरी शुजात बनने के चक्कर में नहीं हूँ, समझे ना। लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है, वो अगर काम अच्छा नहीं करेगा तो बिल्कुल हम सड़कों पे भी आके उनके खिलाफ बात करेंगे। मेरा नाम चौधरी ज़मीर है और हम लोग पीटीआई से तल्लुक़ रखते हैं। पहले तो आपकी सोच को सलाम कि आपकी सोच बहुत अच्छी है, हम आपको वेलकम कहते हैं पीटीआई में। यहाँ पे परवेज बैठे हैं, पीटीआई न्यूयॉर्क के सदर हैं। स्पेशली आज कोई जलसा नहीं था, हमारे चौधरी साहब दोस्त हैं, राव साहब दोस्त हैं, तो आपका सिर्फ डिनर था। हम आपको सलाम पेश करते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आर्मी के लिए इतना काम कर रहे हैं। और आप ये सिंधी भाई मेरे बैठे हैं यहाँ पे, आप कभी परेड जलसों में नहीं गए, मुझे सारे लोग जानते हैं। हजारों 10-10 हजार का मजमा होता है, वहाँ लोग पाकिस्तान आर्मी के लिए नारे लगाते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। आपकी इतला क्लियर है, जो कोई बंदा है यहाँ पे में बैठा है, नबील भाई आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छी बात कर रहे हैं और एमकेएम के खिलाफ जरूर ऑपरेशन होना चाहिए। दैट्स इट। आप पीटीआई में हम आपको वेलकम करेंगे और 10,000 बंदा के 20,000 बंदा हम इनके लिए इकट्ठा कर लेंगे, लोग पता है हमको। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये समझता हूं और मैं जानता भी हूं क्योंकि मैं इमरान खान से काफ़ी करीब रहा हूं। 2002 में हम दोनों एमएनए थे और वो सिंगल एमएनए था, उसकी पार्टी का वो सिंगल एमएनए था और मैं पीपल्स पार्टी का एमएनए था, और हम साथ बैठते थे और साथ ही गैलरीज में बैठते थे, जब बोर होते थे साथ गपशप करते थे। उस वक्त से ज़्यादा वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो उन्होंने अपने टॉक शो में खुद कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि नबील गबोर पीटीआई ज्वाइन करें। और 2011 दिसंबर में कराची में जलसा हुआ था। वो उसने मैं इत्तेफाकन दुबई चला गया, तो उसने मुझे दुबई फ़ोन करके नाराज़ हुए मुझसे कि यार देखो तुम आज अगर ज्वाइन करते तो मैं बड़ा खुश होता। मैंने कराची में देखो कितना बड़ा जलसा मैंने किया, जो कायदे आज़म के मज़ार में बहुत बड़ा जलसा हुआ था उनका।
मैं समझता हूँ इस वक्त अगर आप सच्ची बात आपको बताऊं, पॉलिटिशियंस में अव्वल तो पॉलिटिशियन हमारे मुल्क में तो बचे ही नहीं, शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के बाद पॉलिटिशियंस में इस वक्त जो कमिटेड और सच्चा बंदा नजर आ रहा है वो इमरान खान ही है। ये मैं आपको बताऊं, वो जाती तौर पर उसकी जो ख्वाहिशात हैं, उसकी जो सोच है और वो जो करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, वो बड़ा कमिटेड है और उन्होंने करके दिखाया है केपीके में। ये भी मैं आपको बता दूं, जो केपीके के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है वहां पर आपको पता है उसने अपने मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जो करप्शन में इन्वॉल्व है। आप केपीके पेशावर जरूर जाके आप देखें, मैंने तो खुद जाके ये मुझे लोग कहते थे मैं पेशावर गया, मैंने जाके देखा तो वो वाकई बहुत दूसरे सूबों से डिफरेंट है। तो वो मैंने आपको बताया ना, वो खुद बहुत सच्चा इंसान है, वो करना चाहते हैं, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं ना वो उसको कमजोर कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको वेलकम करना चाहता हूँ जैसे हमारे 2000 ढिल्लों साहब ने किया है। मैं एक कम्युनिटी एक्टिविस्ट हूँ, डेमोक्रेट हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है। सरवर चौधरी मेरा नाम है, पेशे के लिहाज में फार्मासिस्ट हूँ, लीगल पॉलिटिक्स मेरा हॉबी है। तो मैं यही कमेंट्स है, मेरे सवाल नहीं है क्योंकि मैंने भी सारी पॉलिटिकल जदोजहद की है लाइफ में। तो हमने पॉलिटिकल सिस्टम के लिए पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए बड़ी स्ट्रगल की है, जदोजहद की है, तकरीबन 15-20 साल मोहतरमा के साथ डायरेक्ट काम किया है। और अभी मेरे दोस्त गुलाम नबी साहब कह रहे थे कि आई एम सॉरी टू से कि उनके 15-20 दफ़ा हमारी इंटरेक्शन मुलाकातें हुई, जलसे हुए, लेकिन मैंने तो उनको एक दफ़ा भी वहाँ नहीं देखा। वो कह रहे थे ना कि हम 1000 या 2000 के, तो वो कभी 10-15 हमारे 2-4 दोस्त हिंदी 10-15 हैं जो इनको हम जानते हैं, लेकिन इनको हमने कभी नहीं देखा। और ये तो सबकी बात करते हैं तो हमने तो सैकड़ों में भी नहीं देखा। बहरहाल ये दूसरी यही मैं मियां अजीम साहब के सवाल को इंडोर्स करता हूँ कि जैसे अभी जनरलों की कि हम जनरल बार बार आते रहे, कानून को तोड़ते रहे और सिस्टम हमारा पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली करप्ट होता रहा। और इसमें हम नहीं चाहते कि हमारा फ्यूचर जैसे करप्शन के नाम पर हम उसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो लॉ की एक बाउंड्री मेंटेन कर दी गई है, मेरे ख्याल में उसमें डीजी रेंजर हो या रेंजर्स वाले हों या आर्मी वाले हों या पॉलिटिशियन हो, तो उसी बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए। अगर हम उस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो देन देयर विल बी केओस, आवर सिस्टम विल बी डिरेल अगेन। और आपने डंडे की बात की है तो मुझे कोई इतराज नहीं है, अगर डंडे का हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होती जो कि है वो सलूट दैट। लेकिन कश्मीर में तो साल से वहाँ लोग सफर कर रहे हैं, लोगों को शहीद किया जा रहा है, वहाँ तो डंडे का दौर नहीं चला। इंडिया में इसकी वजह यही नबील गोल साहब कि इंडिया में जमहूरी निज़ाम है, वो गलत कामों को भी सही डायरेक्शन पर ले आते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी आए। आराम से बात सुने, जरा मुझे बात करने दें। और ये हमारे लीडर आए हुए हैं, किसी का कोई हक नहीं है, हम उनसे बात कर रहे हैं, हमने उनकी सुनी है, सभी की सुन रहे हैं। तो आप भी मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तानी हूँ, वो अबावाल वो है पाकिस्तानी फर्स्ट, किसी पार्टी के साथ बात देता लग है। तो मेरा यही आपसे सवाल है कि खुदारा जमहूरी निज़ाम को सपोर्ट कीजिए और फिर हम इस भूल बलियों में डल के और हमारा निज़ाम डीरेल ना हो जाए। जहां तक आपने पीपल पार्टी की बात की है तो NSC अवार्ड भी पीपल पार्टी ने दिया, जो प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात से वो भी पार्लियामेंट को पीपल पार्टी ने दिए, और बहुत सारे जो सूबों के मसाइल थे वो भी पीपल पार्टी ने ही दिए। और अभी जो चाइना के साथ वादा हो रहा है वो भी ये हमारी मौजूदा गवर्नमेंट में हो रहा है। तो हम मिलिट्री के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो ये इस तरह पॉलिटिकल इकोनॉमिक करप्शन इन्होंने हमारे मुल्क में कर दिया है, तो ऐसा हम कहते हैं कि ये ना हो जाए। मैं कोई पोलिटिकल वर्कर नहीं हूँ, आम सा पाकिस्तानी हूँ। दो चीज़ें मुझे ज़िंदगी में समझ नहीं आई। एक ये कि जब जरदारी साहब करप्शन करते थे, कोई बेइज्जती को नहीं पता था, ये मुझे बात समझ नहीं आई। दूसरी बात ये नहीं समझ आ रही कि आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ज़हीर इसको अपने आर्मी चीफ को हेल्प कर रहे हैं, क्या आर्मी चीफ को ये नहीं पता कि बहुत बड़ा करप्ट है? और तीसरी बात ये मुझे ये समझ नहीं, आपने कहा कि इमरान के पास लेफ्ट राइट पे पॉलिटिशियन नहीं बैठते, पॉलिटिशियन ने तो पूरे मुल्क का बेड़ा कर रखी है। हमें पाकिस्तानी चाहिए भाईजान, हमें पाकिस्तानी चाहिए। हमारा दिन खराब होता है, दिन रात काम लगाते हैं, हमारा हर प्रॉब्लम में चले जाए, हम दिन रात मेहनत करते हैं।
नहीं, हमारे भाई ने 2-3 बातें कही कि एक तो जरदारी का करप्शन जो है मोहतरमा को नज़र नहीं आया, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं मोहतरमा के बहुत करीब था और जरदारी को करप्शन जो जरदारी का जो वक्त था ना वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो जरदारी को जो ऑफिस दी गई थी और जहाँ पर वो रहता था, तो वो जितने जो ये हमारे हुकूमती जो इदारे हैं उनसे उनको दूर रखा जाता था, उनको मौका नहीं मिला था करप्शन का। फिर आपने दूसरा कहा कि नवाज शरीफ के बारे में कि आर्मी चीफ को नहीं पता, आर्मी चीफ को पता है, और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 48 घंटों में आप देखेंगे कि नवाज शरीफ के 2 खास शख्स जो है वो भी गिरफ्तार होंगे करप्शन के केस में। नाम नहीं बता। तीसरा क्या कि इमरान खान, देखें मैंने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद लीडर है, पाकिस्तान में वाहिद शख्स है इमरान खान की सूरत में जिसको लोग चाहते हैं, और इमरान खान खुद कमिटेड है और वो भी चाहता है कि मुल्क के अंदर जो है वो एक तब्दीली लेकर आए। मैंने इसलिए कहा कि ये इर्द गिर्द के लोग हैं, ये उनको मशवरे सही नहीं देते हैं, ये वो लोग हैं जो जिनका फील्ड नहीं है। भुट्टो साहब ने जब पार्टी बनाई तो भुट्टो साहब लोगों के घर घर जाकर लोगों को उन्होंने मनाया कि जी आप आए हमारे साथ जाए, तो ये वो लोग हैं, ये कहते हैं कि नहीं लोग हमारे पास चल कर आए, इस तरह होता नहीं है। अब मैं 6 महीने से मैं आपको बताऊं कि लोग पीटीआई में मैं शामिल क्यों नहीं हुआ, मेरे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरा इमरान खान से रोजाना यहाँ से भी बैठकर मैंने कल उसको मैसेज किया था एक किसी बात के ऊपर, और उसका उसी वक्त मुझे जवाब आता है, तो वो चीज़ उसको भी पता है और मुझे भी पता है। तो जो इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं ना, चाहे वो सियासी हो या वो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी तो हम सब हैं, यहाँ पर बैठे हुए किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ तो बात नहीं किया, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के वजह से तो हम आज यहाँ सारे जमा हैं, पाकिस्तान के नाम की वजह से, झंडे की वजह से। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर इश्यूज बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, और किसी दिन और मैं हूँ फिर इधर दोबारा एक कोई और आप लोगों में से बुला, पीटीआई रखे प्रोग्राम, पीटीआई रखे, हम आते हैं। मैं भी आपकी तरह विजिट पर हूँ। आई एम द बिशप ऑफ द यूनाइटेड होलीनेस चर्च इन पाकिस्तान। आई जॉइंड पीटीआई 2012, जिस वक्त वो मोहतरमा शहीद नहीं है, उन्होंने मुझे पीटीआई में लाने वाली है, शायद जोरा तो मैं ये, क्योंकि जब पीटीआई में क्रिश्चियनिटी की तादाद बहुत कम थी और मुझे लोग क्या, क्योंकि मैं वर्कर भी हूँ और बल्कि इनके लिए काफ़ी काम किया है, आप जानते होंगे ब्रिगेडियर साइमन के साथ, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जब जा रहे हैं और पीटीआई को ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हमारे भी कुछ आपके इलाके में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप इससे ऊपर जाएंगे एज ए प्रीस्ट। मुझे उम्मीद, मैं आपके इलाके में एक दफ़ा अपनी फैमिली के साथ गया, तो एक गली में गोली चल रही थी, तो टैक्सी वाला दूसरी गली में लेकर गया, वहाँ भी गोली चल रही थी, तो हमने जाना कहीं था तो पहुँच नाज़माबाद गए थे। तो नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा। और आप लाहौर में जब आए हैं तो उस वक्त भी हमें पता है मिलना चाहते थे, लेकिन खुदा ताला मेरा ख्याल है न्यूयॉर्क में मिलाना चाहता था, लेकिन जब मैं कराची आऊँगा, आगरा में हमारे रिलेटिव रहते हैं, और मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा सिक्योरिटी की। और दूसरा ये है, मुझे सिक्योरिटी नहीं, कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके लिए बात करेंगे। दोस्तों, तुसी आए, तशरीफ ले आए, बड़ी मेहरबानी, आप खाना खाएं, थैंक यू।